हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी चक्र। तो इस वीडियो में हम लोग देख रहे हैं न्यूटन सेकंड लॉ इन एंगुलर फॉर्म। तो एक्चुअली ये जो न्यूटन सेकंड लॉ है इसमें एंगुलर क्वांटिटीज़ होंगी। एंगुलर क्वांटिटीज़ मतलब क्या? देखो, अभी तक हम लोग ने जो रोटेशनल मोशन में पढ़ा है, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट या टॉर्क, एंगुलर मोमेंटम, ये जितने भी क्वांटिटीज़ है इसको हम लोग एंगुलर क्वांटिटीज़ बोलते हैं। तो इसके टर्म में हम लोग को न्यूटन सेकंड लॉ दिखने वाला है। तो पहले जो देख लेते हैं, हमारा जो न्यूटन सेकंड लॉ है लीनियर मोशन के लिए, जो हमको पहले से ही पता है, वो क्या होता है। देखो, अगर सपोज करो एक पार्टिकल यहाँ पे है, वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रही है किसी वेलोसिटी से, ठीक है। उसकी वेलोसिटी अगर सपोज करो v है, तो इसका इस डायरेक्शन में एक मोमेंटम होगा, और वो मोमेंटम को हमने कैसे डिफाइन किया था? मास इनटू वेलोसिटी। तो इतना मोमेंटम इस डायरेक्शन में है। इसको अगर कोई बॉडी, अगर कोई बाहर से इस पर फोर्स एक्सर्ट करता है, तो ये फोर्स क्या करता है? इसके मोमेंटम को बदल देता है, ठीक है। और हम लोग को पता है, मैथमेटिकली हम लिख सकते हैं दैट फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम एंड द चेंज टेक्स प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है न्यूटन सेकंड लॉ का लीनियर मोशन के लिए, जो ऑलरेडी हम लोग को पता है। अब हम लोग एंगुलर फॉर्म में देखेंगे। तो अब क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे हमने इसका लीनियर मोमेंटम देखा था, अब हम लोग इसका एंगुलर मोमेंटम देखते हैं। तो मान लो कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट के अबाउट इसका एंगुलर मोमेंटम अगर हम कैलकुलेट करें, तो जिस पॉइंट के अबाउट कैलकुलेट करते हैं उसको हम लोग ओरिजिन मानते हैं, और वहां से एक पोजीशन वेक्टर ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है। और इसका जो एंगुलर मोमेंटम है वो डिफाइन कैसे होता है बताओ? आर क्रॉस पी। ये हमने लास्ट वीडियो में देखा था, ओके। एल इज इक्वल टू आर क्रॉस पी। अब यहां पे एंगुलर फॉर्म जो होगा न्यूटन सेकेंड लॉ का, वो देखो क्या है। न्यूटन सेकेंड लॉ इन एंगुलर फॉर्म, देखो लीनियर फॉर्म क्या था? फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो यहां देखो, यहां लीनियर मोमेंटम है, तो लीनियर मोमेंटम की जगह पे एंगुलर के केस में एंगुलर मोमेंटम आ जाएगा, टाइम तो वैसे ही रहेगा। लीनियर मोशन में फोर्स जो है, फोर्स यहां पे फोर्स है, तो एंगुलर फॉर्म में फोर्स विल बी रिप्लेस्ड बाय टॉर्क। सो एफ इज द टोटल फोर्स या नेट फोर्स exerted on this particle. Now this tau is the net torque exerted on this particle. So net torque will be equal to dl by dt, that is rate of change of angular momentum, और यहां पे क्या था? रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम था। तो इस तरीके से हम लोग, ये हमारा सेकेंड लॉ है एंगुलर फॉर्म में न्यूटन का, ठीक है। पर ये सच में ऐसा आता है कि नहीं आता है कि ऐसे को देख के हमने ऐसा लिख दिया? तो इसको हम लोग प्रूफ भी कर सकते हैं। देखो, सिंपल सा प्रूफ है, मैथमेटिकल प्रूफ। इसको मैं मिटा लेता हूँ। हम लोग को पता है कि एक सिंगल पार्टिकल के लिए L विल बी इक्वल टू आर क्रॉस पी। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो dl बाई dt क्या होगा बताओ? dl बाई dt विल बी इक्वल टू d बाई dt ऑफ r क्रॉस p। तो इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो u इंटू वी का रूल लग जाएगा। u इंटू वी का रूल लगेगा तो क्या आएगा बताओ? देखो, u डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v डेरिवेटिव ऑफ u। ना देखो यहाँ पे दिस विल बी r dp बाई dt। हम लोग को पता है dp बाई dt क्या होता है लीनियर मोशन के लिए? इट इज इक्वल टू फोर्स। तो ये dp बाई dt फोर्स हो जाएगा, प्लस dr बाई dt। अच्छा, dr बाई dt क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन वेक्टर। रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन वेक्टर इज वेलोसिटी। तो ये वेलोसिटी v होगा, v क्रॉस मास इंटू वेलोसिटी, बिकॉज मोमेंटम इज नथिंग बट मास इंटू वेलोसिटी ना। इस पार्ट को अगर तुम देखोगे ध्यान से, तो अगर मैं m साइड में लिख देता हूं तो इट विल बी v क्रॉस v। m तो एक स्केलर है, तो v क्रॉस v। अब दो वेक्टर्स हैं, दोनों वेक्टर्स के बीच में अगर क्रॉस प्रोडक्ट लिया जाता है तो वो जीरो आता है। a क्रॉस a इज ऑलवेज इक्वल टू जीरो।
रीज़न सिंपल है, देखो अगर दो वेक्टर्स है, दोनों अगर सेम वेक्टर्स है तो इसका मतलब क्या, इन दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल 0 होगा। और इसका अगर सपोज करो हम लोग मैग्नीट्यूड लेते हैं तो क्या होगा, a इंटू साइन थीटा। अब दोनों सेम वेक्टर है तो दोनों के बीच का एंगल 0 होगा, तो साइन 0 विल बी 0, दिस होल विल बी 0। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है दिस विल कम टू बी 0, क्योंकि दो सेम वेक्टर्स के बीच में क्रॉस प्रोडक्ट है v क्रॉस v, तो ये पूरा पार्ट यहाँ से हट जाएगा। ठीक है, या फिर मैं ऐसे लिख देता हूँ प्लस दिस इज v क्रॉस एम v एंड दिस पार्ट विल बी 0, इसका मतलब सिर्फ r क्रॉस f बचेगा यहाँ पे। तो dl बाई dt इज नथिंग बट r क्रॉस f। और आप लोगों को पता है r क्रॉस f क्या होता है, r क्रॉस f क्या है, टॉर्क ऑन द बॉडी। सो r क्रॉस f इज नथिंग बट टॉर्क एक्सर्टेड ऑन द बॉडी। तो इस इक्वेशन से और इस इक्वेशन से हमको मिल जाएगा दैट dl बाई dt इज इक्वल टू टॉर्क, और यही तो हमने लिखा था, टॉर्क इज इक्वल टू dl बाई dt। तो ये न्यूटन्स लॉ सेकेंड लॉ है इन एंगुलर फॉर्म। ठीक है, लीनियर फॉर्म में क्या था, टॉर्क के जगह पे फोर्स और यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम के जगह पे लीनियर मोमेंटम था। ठीक है, ये लीनियर फॉर्म है और ये एंगुलर फॉर्म है। ओके, ये जो एंगुलर फॉर्म है न्यूटन सेकेंड लॉ का, ये सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के लिए भी वैलिड होगा। जैसे फॉर एग्जांपल बहुत सारे पार्टिकल्स हैं हमारे पास, और हमने क्या किया, किसी एक पॉइंट के अबाउट इस पूरे सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट कर लिया। तो वो एंगुलर मोमेंटम क्या होगा बताओ, टोटल या नेट एंगुलर मोमेंटम L विल बी इक्वल टू L1 प्लस L2 प्लस L3 प्लस डॉट 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 Ln। अगर टोटल n पार्टिकल्स में यहाँ पे कंसिडर करता हूँ तो n पार्टिकल्स का सिस्टम है मेरे पास। ठीक है, इसको डिफ्रेंशिएट कर लो तो क्या आएगा बताओ, dl बाई dt विल बी इक्वल टू, देखो यहाँ पे जो कैपिटल L लिख रखा है मैंने, दिस इज द टोटल और नेट एंगुलर मोमेंटम ऑफ द एंटायर सिस्टम। वो कैसे निकालते हैं, इंडिविजुअल पार्टिकल्स का एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करो और वेक्टर एडिशन कर दो सबका। ये लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो यहाँ पे अगर हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो मुझे क्या मिलेगा बताओ, dl1 बाई dt प्लस dl2 बाई dt प्लस डॉट डॉट डॉट, इसी तरीके से एक और लिख देते हैं dl3 बाई dt प्लस डॉट 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 dln बाई dt। तो ऐसे n टर्म्स आ जाएंगे। अब देखो यहाँ पे ये क्या होगा, ये तो हम लोग को पता है कि एक इंडिविजुअल पार्टिकल रहेगा, हमने देखा था, तो उसका जो एंगुलर फॉर्म है ये तो हमने प्रूव किया था एक सिंगल पार्टिकल के लिए। तो सिंगल पार्टिकल के लिए dl बाई dt क्या होता है, टॉर्क के बराबर होता है, राइट। दिस इज टॉर्क ऑन फर्स्ट पार्टिकल, टॉर्क ऑन सेकेंड पार्टिकल, टॉर्क ऑन थर्ड पार्टिकल एंड सो ऑन, ऐसा है। तो इसको फिर हम कैसे लिख सकते हैं बताओ, टॉर्क ऑन फर्स्ट पार्टिकल प्लस टॉर्क ऑन सेकेंड पार्टिकल प्लस टॉर्क ऑन थर्ड पार्टिकल डॉट डॉट डॉट, इसी तरीके से टॉर्क ऑन nth पार्टिकल। तो ये टोटल टॉर्क फर्स्ट पार्टिकल पे, टोटल टॉर्क सेकेंड पार्टिकल पे, इस तरीके से आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि ये जो क्या है, टोटल टॉर्क है, नेट टॉर्क ऑन द एंटायर सिस्टम। ठीक है, इन सारे टॉर्क्स को ऐड कर दोगे तो ये इंडिविजुअल पार्टिकल्स पे कितने टॉर्क लग रहे हैं ये यहाँ पे लिखा हुआ है। तो जब मैं इन सबको वेक्टोरियली ऐड कर रहा हूँ तो मुझे पूरे सिस्टम पे कितना टॉर्क लग रहा है ये मिल जा रहा है। समझ में आ रहा है, जैसे कि अगर सपोज करो यहाँ पे बहुत सारे पार्टिकल्स का एंड पार्टिकल्स का सिस्टम है, तो ये वाले पार्टिकल पे मान लो टॉर्क τ1 लग रहा है, इस पर τ2 लग रहा है, τ3 लग रहा है, ऐसे ऐसे अलग अलग टॉर्क्स लग रहे हैं सब पे। तो जब मुझे कोई पूछेगा तो इस पूरे सिस्टम पे टोटल कितना टॉर्क लग रहा है, तो मैं सारे टॉर्क्स इंडिविजुअल टॉर्क्स को वेक्टोरियली ऐड कर दूंगा वेक्टर के हिसाब से, तो मुझे टोटल टॉर्क मिल जाएगा सिस्टम का, है ना। एंड दैट इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ नेट एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। तो ये जो L है वो पूरे सिस्टम का नेट एंगुलर मोमेंटम है, और ये टोटल टॉर्क या नेट टॉर्क जो सिस्टम पे काम कर रहा है। तो इवन फॉर द एंटायर सिस्टम वी हैव दिस फॉर्म। ये जो है पूरे सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के लिए, पूरे सिस्टम के लिए ये एंगुलर फॉर्म है न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का। ठीक है, इसमें एक और चीज़ ध्यान रखना कि ये जो टोटल टॉर्क है
नेट टॉर्क, जो इंडिविजुअल पार्टिकल्स पे टॉर्क जो लग रहे हैं वो सारे के सारे एक्सटर्नल टॉर्क्स होंगे, ठीक है। देखो ऐसा होता है कि अगर सपोज करो बाहर से किसी ने फोर्स लगाया इस पे, बाहर से किसी ने इस पर फोर्स लगाया, तो हम सिर्फ ये सारे एक्सटर्नल फोर्सेस को ही काउंट करेंगे जब हम लोग को टॉर्क कैलकुलेट करना होगा। होता क्या है कि ये जो पार्टिकल्स है ये आपस में भी एक दूसरे पर फोर्स लगाते हैं, ये दोनों का एक दूसरे पर फोर्स लगाएंगे, ये दोनों पार्टिकल भी एक दूसरे पर फोर्स लगाएंगे, ये दोनों भी एक दूसरे पर फोर्स लगाएंगे। तो पार्टिकल्स सिस्टम में अगर एक दूसरे पर फोर्स लगाते हैं तो उसको बोलते हैं इंटरनल फोर्सेस। दीज ऑल आर नथिंग बट इंटरनल फोर्सेस, ठीक है। और ये याद रखना कि इंटरनल फोर्सेस हम लोग को ज़रूरत नहीं पड़ती है इंटरनल फोर्सेस को लेने की जब हम लोग टॉर्क कैलकुलेट कर रहे होते हैं, क्योंकि देखो यहाँ पे ये पूरा का पूरा वेक्टर एडिशन है। तो एक सिंपल सा यहाँ पे मैं एग्जांपल लेता हूँ कि अगर सपोज करो सिर्फ 2 ही पार्टिकल का सिस्टम है, एक बहुत सिंपल सा सिस्टम लिया, 2 पार्टिकल का सिस्टम, ठीक है। अब बाहर से इसको कोई कुछ नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे अगर इस पर मैं फोर्सेस की बात करूँ तो यहाँ पे क्या होगा, एक फोर्स इस पर लगेगा और एक फोर्स इस पर लगेगा, दोनों एक दूसरे पर फोर्स एक्सर्ट करेंगे। और न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन के हिसाब से ये दोनों फोर्स इक्वल एंड ऑपोजिट होंगे, दोनों सेम फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं। तो इंडिविजुअली अगर देखा जाए, जैसे मैं सिर्फ इस पार्टिकल की बात करूं तो मैं बोलूंगा कि हाँ इस पर एक फोर्स F एक्ट हो रहा है इस डायरेक्शन में, ठीक है। और अगर इंडिविजुअली इस पार्टिकल की बात करूं तो इस पर भी फोर्स एक्ट हो रहा है इस डायरेक्शन में, उतना ही फोर्स जितना ये एक्ट करवा रहा है, जितना इस पर एक्ट हो रहा है। लेकिन अगर मुझे कोई पूछे कि भाई ये पूरे सिस्टम पे कितना फोर्स लग रहा है, तो वो तो 0 ही आएगा, क्योंकि पूरे सिस्टम पे मुझे सिर्फ 2 फोर्स दिखाई दे रहा है, एक फोर्स यहाँ दिखाई दे रहा है और एक फोर्स यहाँ दिखाई दे रहा है, और दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है और डायरेक्शन ऑपोजिट है। तो पूरे सिस्टम पे टोटल फोर्स जो होगा, नेट फोर्स, वो 0 हो जाएगा। समझ में आ रही है बात? इसी तरीके से अगर सपोज करो इस सिस्टम में एक और पार्टिकल आ जाए या 2 और पार्टिकल आ जाए, और वो भी अगर एक दूसरे पर फोर्स लगाए, अगर एक दूसरे को धक्का मार रहे हैं या एक दूसरे पर फोर्स लगा रहे हैं, तो अगर पूरे सिस्टम का मैं फोर्स कैलकुलेट करूंगा टोटल फोर्स, तो 0 ही आने वाला है, क्योंकि एक्शन रिएक्शन फोर्स हमेशा इक्वल एंड ऑपोजिट होगा। तो जब टोटल करने जाओगे पूरे सिस्टम के लिए तो 0 आ जाएगा। देखो इंडिविजुअली अगर मैं एक पार्टिकल को पकड़ लूं तो डेफिनेटली उस पर फोर्स लग रहा है, लेकिन मुझे तो सिस्टम से लेना देना है, फिलहाल मैं सिस्टम ऑफ पार्टिकल की बात कर रहा हूं। तो ये सारा फोर्स हमेशा टोटल फोर्स जो होगा वो मिलकर 0 ही होता है। इसके वजह से ये टॉर्क में कुछ कंट्रीब्यूट नहीं कर पाएगा। समझ में आ रहा है? इंटरनल फोर्सेस के वजह से सिस्टम में कोई टॉर्क जनरेट नहीं होता। तो ये जो टोटल टॉर्क तुमको दिख रहा है, जो कि इंडिविजुअल टॉर्क्स का एडिशन है, ये सारे के सारे टॉर्क वो है जो बाहर से लगाए हुए फोर्स ने क्रिएट किया है, एक्सटर्नल फोर्स की वजह से, और इसलिए इसको हम लोग एक्सटर्नल टॉर्क बोलते हैं, ठीक है। दूसरी बात ये कि जो इंटरनल फोर्सेस के वजह से टॉर्क आ रहा है उसको हम लोग इंटरनल टॉर्क बोलते हैं। और अभी मैंने बताया कि इंटरनल फोर्सेस के वजह से जो भी टॉर्क आएगा, क्योंकि टोटल फोर्स 0 हो जा रहा है, तो इंटरनल फोर्सेस के वजह से जो इंटरनल टॉर्क आएगा वो भी टोटल इंटरनल टॉर्क 0 होगा। तो यहाँ पे इस इक्वेशन में जो भी टॉर्क ऐड किया जा रहा है वो बाहर या एक्सटर्नल फोर्स के वजह से जो टॉर्क आ रहा है वही है। यहाँ पे इंटरनल टॉर्क्स और इंटरनल फोर्सेस हमेशा कैंसल आउट कर देंगे एक दूसरे को, वो टर्म्स कैंसल आउट हो जाएंगे, बिकॉज बाय न्यूटन्स थर्ड लॉ इंटरनल फोर्सेस हमेशा इक्वल एंड ऑपोजिट पेयर बनाएंगे, और फाइनली जब मैं सबको ऐड करूंगा यहाँ पे तो वो 0 हो जाएगा वो पार्ट। सो दीज ऑल आर एक्सटर्नल टॉर्क्स। बाहर से जो फोर्सेस लगाए गए हैं उनकी वजह से एक्सटर्नल टॉर्क्स, इसको एक्सटर्नल टॉर्क बोलेंगे, क्योंकि बाहर से जो फोर्सेस लगाए गए हैं सिस्टम के उनकी वजह से ये टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। सो दिस इज ऑल्सो नेट एक्सटर्नल टॉर्क एक्टिंग ऑन द बॉडी, राइट। थैंक यू।